एक्टिविस्ट मिलते हैं यही कहते हैं भैया दलों में लोकतंत्र नहीं है। जब लोकतंत्र बहाल करने की कोशिश कीजिएगा तो यहाँ पर अब लोग ये चाहते हैं कि हमारा चुनाव कर दीजिए, बाकी पर लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू कर दीजिए। तो पहला तो आप सबकी मंशा यही है कि हमको टिकट दे दीजिए और जितना ही मापदंड बनाए हैं सब पर लागू कर दीजिए। हम तो इससे ऊपर हैं, हम तो हैं ही अच्छे। तो लोग वही है, भगत सिंह पैदा हो लेकिन दूसरे के घर में, हमारे घर में ना हो, कहानी बढ़िया चलती रही। तो जन स्वराज में जिन लोगों ने आवेदन दिया है, आप लोगों का इस व्यवस्था में, इस दल में थोड़ी बहुत आपकी श्रद्धा है या आप समझते हैं कि विश्वास है इसलिए आप दिए हैं, आपका स्वागत है। आप अकेले नहीं, आप 600-700 लोग यहाँ आए हैं, 12,000 से ज्यादा लोगों ने आवेदन दिया। मैंने पहले ही आपको कहा, मुझे एक अफसोस ये है कि आप में से ज्यादातर लोगों ने इस डॉक्यूमेंट को पढ़ने की भी जहमत नहीं उठाई है, क्योंकि आपने जितने भी अभी तक सवाल किए, 2 सवाल को छोड़कर ज्यादातर सवाल का जवाब इसमें लिखा हुआ है। तो पहले हम उस सवाल का जवाब देते हैं जिसका जवाब इसमें नहीं लिखा है। पहला जो आपका सवाल है कि विधानसभा के स्तर पर अगर हमारे खिलाफ दुर्भावना से लोग हमको हटा देंगे तो जिला के स्तर पर कैसे हम पहुंचेंगे। तो ये बात इसमें नहीं लिखी हुई, इसको समझ लीजिए। कोई आपको हटा नहीं सकता है, ना आपको विधानसभा के स्तर पर हटाएगा, ना जिला के स्तर पर हटाएगा, ना वो आपको चुनेगा। उसका काम बस इतना ही है कि इन मापदंडों पर आपका नंबर अपनी समझ से लिखकर दे दे। संभव है कि विधानसभा के स्तर पर जो 21 लोग या 25 लोग बैठकर आपका मूल्यांकन करेंगे, इन 10 मापदंडों पर आपको 80 नंबर आया, किसी को 72 आया, किसी को 60 आया। जिला के स्तर पर संभव है कि जिसको 60 मिला है उसको 80 मिल जाए और 80 वाले को जिला पर 30 मिल जाए। कोई किसी को छांट नहीं रहा है। अगर आपने आवेदन दिया है तो स्थानीय स्तर पर, विधानसभा के स्तर पर आपका मूल्यांकन इन 10 बिंदुओं पर होगा ही होगा। जो लोग मूल्यांकन कर रहे हैं उनके पास भी ये स्वतंत्रता नहीं है कि जो मन होगा वो लिख देंगे। इसलिए इसमें ये लिखा हुआ है राजनीतिक पहचान और छवि। और राजनीतिक पहचान और छवि का डेफिनेशन हर आदमी के मन में अलग है, इसलिए उसमें 3 बात लिखा हुआ है कि सामाजिक सक्रियता और योगदान। उसमें लिखा हुआ है कि सामाजिक स्वीकार्यता, समाज में आदमी कितना स्वीकार है, सक्रिय तो है लेकिन कोई इसको स्वीकार ही करने वाला नहीं है। और उसके बाद जो सबसे आगे बात लिखी हुई है, इनका सामाजिक आचरण क्या है, ईमानदार है कि नहीं, सरल व्यक्ति हैं कि नहीं, लोकप्रिय हैं कि नहीं, और गैर आपराधिक छवि वाले हैं कि नहीं। इस पर 10 आपने कहा कितना नंबर लिखा हुआ है, 0 से 10। 0 से 10 में कोई आदमी बैठ के आपको 8 नंबर दे सकता है, कोई आपको 6 देगा, कोई 4 देगा, फिर वो जोड़ा जाएगा नीचे, उस पर नंबर आएगा। उसके आधार पर विधानसभा में एक वरीयता की सूची बन जाएगी कि विधानसभा के स्तर पर इस व्यक्ति को दूसरा सबसे सशक्त कैंडिडेट बनाया गया, जिले के स्तर पर यह व्यक्ति पहले नंबर पर है। उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति बैठकर जब आपको दोनों निर्णयों अनुशंसा को देखेगी तो केंद्रीय चुनाव समिति 2 बिंदुओं पर आपका देखेगी। एक कि विधानसभा में आपकी वरीयता का क्रम क्या है, दूसरा जिले के स्तर पर वरीयता का क्रम क्या है, और उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति के पास कोई अधिकार नहीं है अपने से कुछ करने का, सिवाय इसके 2 चीज। एक, जो सर्वे हो रहा है उस सर्वे का रिजल्ट क्या आया। केंद्रीय चुनाव समिति में बैठा हुआ आदमी किसी के वरीयता को ऊपर नीचे नहीं कर सकता है, वो सिर्फ उसमें जो सर्वे होगा, 2 सर्वे, एक जो जन स्वराज के जुड़े हुए लोग हैं उनके बीच, और दूसरा वो जो सामान्य पब्लिक है वो, इन दोनों सर्वे में जो आपको क्रमांक या वरीयता मिली है उसको जोड़ेगा, और जोड़ने के बाद उन चारों चीजों को जोड़कर बताएगा कि कौन वहां पर सबसे बेहतर उम्मीदवार दिख रहा है। इसमें कहीं कोई एक व्यक्ति के पास आप कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ वो अधिकारी लिख देगा, तो भाई विधानसभा के स्तर पर कम से कम 21 लोगों की कमेटी के सामने आपका निर्णय हो रहा है।
21 लोग में कौन कौन है वो भी इसमें लिखा हुआ है। उसमें 2 लोग हैं जो विधानसभा के प्रभारी हैं। प्रभारी कौन है? जो राज्य में कार्य समिति का मेंबर है, पार्टी का वरीय साथी है। वहां का उस विधानसभा क्षेत्र में आने वाले विधानसभा का प्रखंड का अध्यक्ष, वहां का महासचिव, वहां का अभियान समिति का हेड, वहां का युवा और महिला अध्यक्ष और 3 लोग संगठन जिला के जो प्रभारी हैं वो रहेंगे, और जो प्रभारी चुनाव के लिए चुने गए हैं वो भी वहां रहेंगे। अब कोई आदमी 21 आदमी को 25 आदमी को कैसे मैनेज कर लेगा? और अगर कर भी लिया तो एक ही स्टेज तो पार किया। अगर कर भी लिया तो भी क्या होगा? आप वहां 1 पा जाएंगे, जिला पाइएगा तो हमें 6 पर आ जाइएगा। फिर जब जन सुराज के लोगों में सर्वे होगा तो उसमें नीचे चले जाइएगा। जनता के बीच में एक काम नहीं किए हम, वहां सर्वे में नीचे आ गए तो सब खत्म हो जाएगा। सर्वे कौन करेगा? तो कोई भी लड़का जेएसपीटी का, आईपैक का सर्वे नहीं कर रहा है। इसमें लिखा हुआ है थर्ड पार्टी सर्वे। जो लोग सर्वे कर रहे हैं या करेंगे वो कोई भी लड़का, वो कोई भी व्यक्ति जन सुराज से जुड़ा हुआ नहीं है, जेएसपीटी से जुड़ा हुआ नहीं है। इसलिए जेएसपीटी का लड़का जो आपके साथ काम कर रहा है उसको जलेबी और मिठाई खिलाने का कोई फायदा नहीं है, उसका नुकसान हो जाएगा। वो नुकसान हो जाएगा भैया, तो ये देख लीजिए। उसका सर्वे में बहुत लोग लग रहा है यही लोग रिपोर्ट बना के भेजेगा, उसके रिपोर्ट का कोई वैल्यू नहीं है। उन लड़कों ने आप में से कई साथियों के मदद से जो संगठन में जिन लोगों को जोड़ा है, अब उन संगठन के लोगों की भूमिका है कि आपके आवेदन की वो जांच करें और उसमें अपना मत दें। न वो किसी का को सेलेक्ट कर रहे हैं, न किसी को रिजेक्ट कर रहे हैं। अपनी समझ से बता रहे हैं कि जो 10 आदमी आवेदन दिया है इसमें पहले पर कौन है, 8वें पर कौन है, 9वां पर कौन है। तो ये प्रक्रिया थोड़ी दिक्कत वाली आपको लग सकती है, लेकिन होगी यही, क्योंकि यही बात हमने गांव-गांव में कहा। आपको जिसको समाज चुनेगा, तो समाज चुनेगा मतलब 2.5 लाख आदमी तो बैठेगा नहीं। जो लोग समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और जन सुराज की भावना परिकल्पना से जुड़े हुए हैं, वो लोग ही समाज की भावना को वहां पर रखेंगे। तो विधानसभा के स्तर पर कम से कम हर प्रखंड से 25 जन सुराज से जुड़े हुए पदाधिकारी आपके आवेदन पर अपना मत देंगे। तो एक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 60 से 70 पदाधिकारियों से राय ली जा रही है। उस राय के आलोक में जिला के लोग बैठकर फिर से उसको देखेंगे। जिला की जब बैठक होगी तो उसमें 3 लोग केंद्रीय चुनाव समिति के भी पर्यवेक्षक रहेंगे, वो भी बात लिखी हुई है। तीसरी बात आपको बताया कि जो दोनों जगह से आ गया किसी को हटाया नहीं जाएगा। सारे आवेदन को केंद्रीय चुनाव समिति इस बात को देखेगी। वीर महतो जी खड़ा होकर कहे कि आप लोग तो बोले हैं कि 70 गति पिछड़ा लड़ेगा, तो हम लोग तो कैसे कंपटीशन में रहेंगे। अपने सुविधा के अनुसार लोग बात को तोड़ मरोड़ लेते हैं। 1 लाख बार ये भी कहा गया है कि काबिलियत सबसे बड़ा पैमाना है, और लेकिन जो लोग ताली बजा रहे हैं वो समझ लीजिए। लेकिन ये भी कहा गया साथ साथ कि हम लोग का ऐसा मानना है कि हर समाज में काबिल व्यक्ति हैं और हर काबिल आदमी का कोई समाज है। तो जब केंद्रीय चुनाव समिति बैठेगी तो वो सुनिश्चित करेगी कि 243 विधानसभा में 70 अति पिछड़ा समाज के काबिल लोग चुनकर आ जाए। उसकी चिंता आप मत कीजिए, आप अपनी चिंता कीजिए कि आप जहां से आवेदन दिए हैं वहां से आप आते हैं कि नहीं आते। हमने जो कहा है उसकी चिंता हम पर छोड़िए। अगर हमने कहा है कि 40 महिला लड़ेगी तो महिला 40 लड़ेगी। अगर कहा गया है कि 70 अति पिछड़ा लड़ेंगे तो 70 अति पिछड़ा लड़ेंगे। बहुत आदमी भी जोड़ रहा है कि 70 अति पिछड़े लड़ गया, 40 को तो मुसलमानों बोल दिए, 40 को महिला बोल दिए, तो हम लोग बचे कहाँ? अरे भाई, ये भी तो हो सकता है कि कोई महिला जो मुस्लिम अति पिछड़ा है वो तीनों में टिक करेगी। तो सीधा जोड़ मत लगाइए, सीधा मत जोड़िए कि 40 महिला 40 मुसलमान 70 अति पिछड़ा, मतलब इतना सीट तो निकलिए क्या 40 को रिजर्व है। ऐसी बात नहीं है। ये संभव है कि कोई महिला जो अति पिछड़ा भी है वो चुनकर आ जाए, तो दोनों
बॉक्स में टिक हो गया, मतलब उतनी महिलाएं भी हो गई, उतने अति पिछड़ा भी हो गए। ये संभव है कि अति पिछड़ा समाज की, मुस्लिम समाज की कोई महिला टिकट पा जाए तो मुस्लिम में भी काउंट हुआ, अति पिछड़ा में भी काउंट हुआ और महिला में भी काउंट हुआ। तो हमको मालूम नहीं है कि अल्टीमेटली किससे कितने आएंगे, लेकिन 40 महिला होगी जरूर। जब अंतिम वो आंकड़ा बनेगा तो आपको दिखेगा कि अति पिछड़े 70 हुए, उसमें संभव है कि 25 महिला ही हो जाए, तो महिला और अति पिछड़ा दोनों का पूरा हो जाएगा। तो सीधा गणित लगाकर मत जोड़िए, आपको जो जिस विषय पर मूल्यांकन करना है उस पर आप अपने आप को आकलन कर लीजिए। किसी ने पहला सवाल किया कि जिसका राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है उसका क्या होगा, उसको आपको कम नंबर मिलेगा। आप सामाजिक तौर पर ज्यादा सक्रिय हैं, उसमें आप नंबर पाइएगा। आप जन सुराज में ज्यादा योगदान किए हैं, उसलिए नंबर पाइएगा। कोई बहुत आदमी ताकतवर है, वो जन सुराज में 1 महीना पहले जुड़ा है, तो जन सुराज में योगदान वाले में कम नंबर पाएगा, लेकिन राजनीतिक छवि और सामाजिक वाले में ज्यादा पाएगा। शायद ही कोई व्यक्ति होगा कि 10 के 10 में नंबर उसको मिल जाए। तो उसके लिए आपको ये नहीं घबराना, आप कह रहे हैं आर्थिक वाला में नहीं है। उसमें क्या लिखा है उसको पढ़िए। तो लिखा गया है कि आपकी आर्थिक लड़ने की ताकत क्या है, मतलब 10 में 0.3, उस 10 का एक हिस्सा है आर्थिक संसाधन, उसका भी एक हिस्सा है कि आपकी अपनी क्षमता क्या है। दूसरा लिखा है, उसको हिंदी में पढ़िए, उसको लिखा है आपकी मंशा, चुनाव लड़ने के लिए जो संसाधन चाहिए उसको जुटाने की आपकी मंशा क्या है। अगर आपकी मंशा ये है जो हमने पहले भी कहा है कि तो प्रशांत किशोर कहे ही हैं टिकट मिल जाएगा, उसके बाद अपने घर का चादर तकिया पर्दा भी इन्हीं के पैसा से बदल लेंगे। ऐसे भी लोग हैं। मंशा ये देखी जा रही है, मंशा से मतलब ये है कि भैया हमारे पास जो है उससे बढ़कर हम खर्च करेंगे, जो कम पड़ेगा वो जनसुराज मदद देगा। जनसुराज वो गाय नहीं है कि उसको और गाय को भी दूहने के लिए छानना पड़ेगा। जनसुराज गाय हो सकता है, भैंस नहीं है, इसको जाइएगा पूर्वक बना के दूह लीजिएगा। आपके पास संसाधन नहीं है तो आपको इतना दिमाग है कि आप हमको दूह लीजिएगा, और हम जीवन में कमाए हैं तो हम इतना पूर्वक है कि आप दूह लीजिएगा, हमको पता नहीं चलेगा। भाई बड़ा होशियार है यार। बिहार में आदमी का समझ का ही बड़ा वो जीवन में कमा नहीं पाया, वो समझ रहा है कि हम इतना चला कि प्रशांत किशोर को लूट लेंगे। इसी गांव इसी बिहार से उठकर हम इतना व्यवस्था बनाए हैं तो हम इतना पूर्वक हैं कि आप दूह लीजिएगा, हमको पता नहीं चलेगा। मेरे भाई सब बेकार के चीज में दिमाग मत लगाइए। अगर आप राजनीतिक तौर पर सबसे बेहतर पाए जाएंगे, सामाजिक तौर पर सबसे बेहतर आपकी छवि है, संगठन आपने बनाया है, बूथ वर्कर आपके हैं, सर्वे में आपको 100 में 80 आया है, तो आपको पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो पैसे की चिंता करा है उसको वो आंख में आएगा ही नहीं आएगा। तो सामाजिक छवि और उसी में उसके आएगा कि ना भैया ये आदमी गरीब है लेकिन रात दिन लोगों के लिए खड़ा रहता है मेहनत करने के लिए, उसी को सामाजिक छवि में नंबर आएगा। तो अगर आगे पहले के 9 आएंगे तो 10 की चिंता मत कीजिए, पहले 9 में नंबर लाने का चिंता कर लीजिए। 9 में नहीं आएगा तो 10वें के लिए झंडा मत उठाइए कि प्रशांत किशोर तो कहे थे पैसा देने के लिए न दिए इसलिए हम छट गए। 9 में नंबर लाइए, 10वां का चिंता किया जाए। और प्रशांत किशोर भी गेहूं बेच के पैसा नहीं मिलाते हैं, कहीं से मांग कर ही लाते हैं। तो आपको जो लिखा गया है मंशा, तो इसीलिए लिखा गया है कि भैया हमारे पास नहीं है लेकिन आप मदद कीजिएगा, टिकट दीजिएगा तो समाज में हम भी जाकर झोली फैलाएंगे, मांगेंगे। हम 10 लाख रुपया जुगाड़ते हैं, हमको 10 लाख रुपया का जुगाड़ कराइए। ये नहीं कि प्रशांत किशोर कहिए तो हम काहे मांगे, हम काहे हाथ फैलाए किसी के सामने। तो हम किसी के सामने हाथ नहीं फैला रहे हैं। हमारे बाप दादा को घाटा मिल रहा है, हम भी तो कहीं हाथ फैला रहे हैं कि दीजिए बिहार के लोगों को मदद करना है। तो आप अपने लिए नहीं हाथ फैलाइएगा, तो आप इसीलिए लिखा है कि उनका मंशा क्या है। मंशा तो होनी चाहिए, आप जुटा पाइए या नहीं, मंशा तो होनी चाहिए कि चुनाव लड़ रहे हैं हम भैया जाकर गांव गांव मांगेंगे। किसी ने सवाल पूछा कि कार्यकर्ता में और प्रस्तावक में क्या फर्क है। उसमें 3 कैटेगरी है। अभी आपको एक कागज भी देंगे जिसमें लिखा है कि आपको अगले 4 महीना में करना क्या है। अगर इन मूल्यांकन के बिंदुओं पर आपको नंबर लाना है तो क्या करना है वो भी अभी आपको देंगे लिख के। 3 बातें हैं।
हर पंचायत में आपके पास 10-15 लोग ऐसे होने चाहिए जो आपके एक तरह से प्रस्तावक हैं। वो आपके कार्यकर्ता नहीं, वो उस पंचायत के बड़े लोग हो सकते हैं, उस पंचायत का बहुत मजबूत आदमी हो सकता है, वो आपका कार्यकर्ता नहीं है, वो आपका प्रस्तावक हो सकता है ना। भैया ये बहुत बड़ा किसान है, बहुत बड़े प्रतिष्ठित आदमी है गांव में, वो कह रहे ना भैया इनको होना चाहिए, आपका वो कार्यकर्ता नहीं है। तो वो आपको उस पर आकलन किया जाएगा कि हर पंचायत में आपको 10-15 आदमी वैसा है कि नहीं जो वहां पर बड़ा सामाजिक राजनीतिक रसूख वाला व्यक्ति है, आपका कार्यकर्ता नहीं है, किसी दल से जुड़ा हो न जुड़ा हो, लेकिन आपके पक्ष में खड़ा है। दूसरी बात ये कही गई कि पंचायत में आपका कार्यकर्ता कितना है। तो भाई आप जाइएगा किसी गांव में घूमने, कहीं प्रचार करने जाएगा तो 5-10 आदमी तो आपका होना चाहिए उस पंचायत में जो आपको पहचानता है। आदमी कहता है हर गांव में हमारा आदमी है, तो आपका वो देखा जा रहा है कि आप हर गांव में या हर पंचायत में आपके पास 2-4-5-10 लोग भी राजनीतिक लोग है कि नहीं। तीसरा आपको पूछा गया कि बूथ का आपका टीम क्या है। तो जो आपका अभी कार्यकर्ता है वो बूथ का प्रभारी हो ये जरूरी नहीं, तो बूथ लेवल की कमेटी आपको जो भी कैंडिडेट लड़ता है उसको कमेटी बनानी पड़ती है। तो तीनों में फर्क आप समझ लीजिए। प्रस्तावक वो है कि हर पंचायत में 4-5 जो उस पंचायत में हम लोग के सर्वे के हिसाब से मानिंद लोग हैं, उस गांव के जो प्रमुख लोग हैं, उनमें आपका समर्थन क्या है या कितने लोग आपके पक्ष में बोल रहे हैं। दूसरी बात, आपके अपने राजनीतिक जीवन के सामाजिक प्रयास से कितने लोग हैं जो आपके साथ कार्यकर्ता बनकर आपके गाड़ी पर, मोटरसाइकिल पर पैदल घूमने को तैयार है या घूमते हैं। और तीसरी बात, जब अब आप चुनाव लड़ने का तैयारी कर रहे हैं, अब 370 वो बूथ है, तो हर बूथ पर कम से कम 2-3 आदमी तो आपका बूथ इंचार्ज के तौर पर होना चाहिए। तो आपसे ये कहा जाएगा कि बूथ कमेटी का बैठक कराइए, और जो वहां पर इंचार्ज है वो जाएगा और देखेगा कि अब 660 आदमी जुटा पाए कि नहीं जुटा पाए। अगर आपका बूथ लेवल का कार्यकर्ता भी नहीं है तो बूथ लेवल इंचार्ज भी तो कैसे चुनाव लड़िएगा। तो वो बात बिल्कुल अभी आपको बिंदुवार लिख के दे दिया जाएगा। वो 10 चीज को आप कीजिए, अपने आप आपका नंबर आ जाएगा। और नहीं कीजिएगा वो हम लोग ऊपर से दे रहे हैं, बाकी आप लोग खुद इतना लंबा राजनीतिक जीवन बिताए हैं, हमको बताने की जरूरत नहीं। आपको मालूम है कि क्या करने से क्षेत्र में हमारी लोकप्रियता बनेगी। लेकिन हम लोग अपनी ओर से भी अभी आपको 10 बिंदु दे देते हैं जो इस मापदंड के आधार पर बनाया गया है। वो 10 चीज कीजिएगा तो अपने आप आपको नंबर मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए उसमें जनसंपर्क का नंबर है, तो जनसंपर्क के लिए आपको दिया गया है कि आपको हर पंचायत में कम से कम 1 बैठक करनी है। आप बैठक कीजिएगा तो नंबर यहाँ मिल जाएगा। उसमें लिखा हुआ है कि जनसंपर्क के लिए डोर टू डोर में आपने पदयात्रा करके किया, साइकिल यात्रा किया, गाड़ी से घूमे कि हेलीकॉप्टर से घूमे, वो आपकी स्वतंत्रता है। आप वो 4 चीज में कोई एक आपने किया ही नहीं। सोच रहे जब पैसा मिल जाएगा, टिकट मिल जाएगा तब घूमना शुरू करेगा, जीरो आ जाएगा। अगर आपने पदयात्रा कर दी, घर घर घूम गए, तो आपको पहले से लोगों को पता है, लोगों को मालूम भाई आदमी तो पदयात्रा कर दिया है, को गाँव छोड़वे नहीं करता, आपको 10 में 10 मिल जाएगा। लेकिन संभव क्या आपने पदयात्रा किया लेकिन आपके पास लोग नहीं है या आपकी स्वीकार्यता नहीं है, तो किसी एक बिंदु पर सिलेक्शन नहीं है। आपको विधानसभा प्रत्याशी के दायित्व और कार्य ये अभी डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, जिसमें आपको ये पता है कि अगले 4 महीने अभी से लेकर जून तक, जब तक ये मूल्यांकन चल रहा है, सर्वे चल रहा है, ये सबको बराबर दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि आप हमसे मिलने आए तो आपको दिए और कोई दूसरा नहीं मिलने आया तो उसको नहीं दिए। इस पर बिंदुवार लिखा हुआ है कि आपको आवेदन के लिए क्या करना है, चुनाव लड़ने की जो आधारभूत संरचना बनानी है उसमें आपको क्या करना है, संगठन कैसे बनाना है, जनसंपर्क अभियान कैसे करना है, राजनीतिक ज्वाइनिंग कितनी आपको करानी है, विधानसभा का आपका घोषणा पत्र आपको कैसे बनाना है, डिजिटल उपस्थिति और आपको प्रचार कैसे करना है, और जनसभा और प्रचार अभियान, ये पूरे 10 बिंदु आपको सबको अभी दे दिया जाएगा। मेरा आपको सुझाव यही होगा कि इसको जाकर एक दिन अपने और अपने साथी, अब जो सबसे आपके करीबी लोगों के साथ बैठ के पढ़िए और हर बिंदुवार को खाली कर दीजिए। इतना लंबा चौड़ा है कि ये करने के बाद आप अपने आप सबसे टॉप 3 में तो रहिएगा, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है।
लगन इतना कर दीजिएगा तब। जैसे मान लीजिए इसमें पहला बिंदु है आवेदन के लिए। आवेदन के लिए आपको दिया गया है कि भाई आपने पंजीकरण कराया कि नहीं, तो आपने ज्यादातर लोगों ने करा लिया है। फिर दिया है कि आपने आवेदन पत्र भर दिया कि नहीं, उसमें वो भी आपने कर दिया है। साथ में ये भी कहा गया है कि हर व्यक्ति को, जब यहाँ बापू सभागार में बैठक हुई तो कहा गया था कि कम से कम 5000 लोगों को सदस्य बनाना है। तो आप में से जिन लोगों ने बना दिया है उसको फायदा है, वो पहले बना दिया है। तो पहले उनको कहा गया था कि जिन लोगों ने बना दिया है आवेदक 5000, उसको फायदा, जो नहीं बनाया उसको बनाना पड़ेगा, नहीं बनाइएगा तो 0 नंबर हो जाएगा। तो इसमें लिखा हुआ है कि 5000 आवेदक, क्योंकि ये सब ने बहुमत से तय किया था कि जन सुराज में किसी तरह के आवेदन में, किसी तरह के चुनाव की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए कम से कम 5000 लोगों को जन सुराज में आपको जोड़ना है। आप रसीद ले जाइए, अगर नहीं बनाए तो घबराने कोई बात नहीं है। आप 5000 रसीद ले जाइए, काट कर उसको जमा करा दीजिए। अगर आप उससे आपका प्रचार भी होगा। आप यही तो कह रहे हैं कि रात दिन भैया लगे हुए हैं, तो 5000 लोगों को ज्वाइन करा दीजिए जन सुराज। दूसरा आधारभूत संरचना की जो बात है, तो उसमें पहला बात लिखा हुआ है कि प्रत्याशी को 5 लोगों की टीम बनानी है। 5 लोगों की टीम बनानी है, जिसमें एक आपका कार्यालय प्रभारी कौन होगा, आपका मीडिया, उसमें लिखा हुआ है डिटेल। आप अपने हिसाब से चिन्हित करके उसको दे दीजिए, ताकि जब आपका मूल्यांकन हो तो ये चीजें उसमें जांच की जाएंगी। तीसरी बात, संगठन, आपका संगठन कितना है, संगठनिक मजबूती और नेशनल स्ट्रॉन्ग कितना आपका है, उसके आधार पर लिखा हुआ है कि हर पंचायत में सामाजिक और राजनीतिक रूप से 20 पंचायत लेवल पर 20 आदमी, 12,000 के आबादी में 20 आदमी आपका प्रस्तावक जरूर होना चाहिए, जानने वाला होना चाहिए कि ये 20 आदमी भैया, इनसे हमसे उन्हीं से पूछा जाएगा जिनका नाम आप लिखिएगा। ये 20 आदमी भैया हमारे समर्थक हैं इस पंचायत में, वो नाम दे दीजिए, उनसे पूछ लिया जाएगा। और हर बूथ पर 11 लोग की कमेटी बनानी है। एक प्रभारी की बैठक आपको करानी पड़ेगी। 11 लोग का बैठक करेगा तो 3000 हो जाएगा, न करा पाइएगा, लेकिन कम से कम आप 11 का बनाइए। और एक जो बूथ प्रभारी आप बना रहे हैं उसकी बैठक वहां होगी, जो वहां चुनाव प्रभारी है वो बैठक में जाकर देखेगा कि आपने वो बनाया, बैठक कराया कि नहीं कराया। चौथी बात जो लिखा है कि हर पंचायत में वो संवाद करना है। तो आप नेतागिरी करते हैं तो पंचायत में जाके बैठक सभा तो आपको करनी ही पड़ेगी। हर वार्ड में आपको डोर टू डोर एक बार करना है। मतलब हम लोग ये कह रहे हैं कीजिए, करना नहीं करना आपका मर्जी है, नहीं कीजिएगा न तो नहीं आएगा, फिर हमको दोष मत दीजिएगा, हमको आप बताए नहीं, इसलिए लिख कर दिया जा रहा है। इसको कीजिएगा, अपने आप हो जाएगा, नहीं कीजिएगा फिर नंबर नहीं आएगा तो कल होगा हल्ला कीजिएगा, भैया आप तो कहे थे लेकिन हमारा तो हुआ नहीं, हम बहुत प्रसिद्ध है। आप कितने लोकप्रिय हैं, प्रसिद्ध हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। चुनाव से पहले हर आदमी जीत ही रहा होता है, हर आदमी सबसे प्रसिद्ध है। तो जो इस काम को करेगा उसको अपने आप बेहतर नंबर आ जाना चाहिए, ऐसा हम लोग को उम्मीद है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस डॉक्यूमेंट को 3 पन्ने के कागज को ले लीजिए। ये इसी आधार पर वो मापदंड का क्राइटेरिया बनाया गया। ये जो काम करेगा उसको उसमें 100 में 100 आ जाएगा। तो आप उसको कीजिए। आपको और कोई सवाल है तो वो कर लीजिए, बाकी और कोई दिक्कत हमको लग नहीं रहा है। और कोई सवाल किसी का अगर छूट गया हो वो बता दीजिए। अपराधी तो नहीं है, अपराधी छवि वाले लोग तो नहीं है, ये लिखा हुआ है। FIR से मतलब नहीं। ये कैसे रुपया क्यों लिया जा रहा है? कुछ लोगों ने ये भी कहा कि इसको लौटाया जाएगा कि नहीं। 2 बात समझ लीजिए, 21,000 रुपया जो आपसे लिया जा रहा है उसका जन सुराज में कोई उपयोग नहीं। वो पैसा ना प्रशांत किशोर ले रहे हैं, ना जन सुराज का कोई व्यक्ति या जन सुराज नहीं ले रहा है। जो भी व्यक्ति वहां से चुनकर आएगा उम्मीदवार के तौर पर, सारे आवेदकों का पैसा उस विधानसभा के उसको स्वतः दे दिया जाएगा। अगर आपके विधानसभा से 10 लोगों ने आवेदन दिया, 10 लोगों के हिसाब से 21 लाख रुपया जमा हुआ, नहीं 2 लाख रुपया जमा हुआ, तो जो आवेदक चुना जाएगा उसको वो 2 लाख रुपया दे दिया जाएगा। जो 31,000 रुपया लिया जा रहा है, अगर आप ये नहीं दे सकते, ये बात भी कई बार हुई, आप लोगों ने तो दिया हुआ है, तो ये बात क्लियर समझ लीजिए कि अगर आप 21,000 रुपया दे रहे हैं, अगर आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है, तो ये 21,000 रुपया क्यों रखा गया कि कम से कम 50 व्यक्ति ऐसे जरूर होने चाहिए
जो आपके लिए 500 रुपया का चंदा दे। अगर 50 आदमी भी 500 रुपया का चंदा देगा तो 20,000 रुपया आपका हो जाएगा, 21,000 रुपया। इसके बाद भी अगर नहीं है तो ये कहा गया कि हर पंचायत से 100 आदमी से लिखवा के दे दीजिए कि आप इतने गरीब हैं कि आप 20,000 रुपया भी नहीं दे सकते हैं, तो आप आवेदन तब भी दे सकते हैं। तो ये बात नहीं है कि पैसे वाले को आवेदन देने की वरीयता है, लेकिन अगर आप समाज में उठते बैठते हैं, इतने गरीब हैं फिर भी रात दिन एक किए हुए हैं, तो पंचायत में 100 आदमी तो जरूर लिख के दे देगा भैया बहुत गरीब आदमी, इनको माफ कर दिया जाए। और अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो 21,000 रुपया अपना हो ना हो, 50 आदमी से तो कह ही सकते हैं भाई 200-500 रुपया हमको आवेदन देना है, लड़ना है चुनाव। और अगर आपको 50 आदमी नहीं दे रहा है 500 रुपया, तो कल चुनाव लड़ने के लिए जाइएगा चंदा मांगने, तो कहां से पैसा आएगा? तो फिर कहेगा भैया आप तो कहे हैं कि आप ही दीजिएगा, तो हम देंगे चुनाव लड़ने के लिए ना। आपका तेल भरवाने के लिए मोटरसाइकिल का पैसा हम थोड़े देंगे, आपके घर में नेनुआ खा जाएगा उसका पैसा हम थोड़े देंगे, वो तो आपको खुद ही लेना पड़ेगा। और अभी स्थिति यही है कि बिहार में आदमी कहा भैया कहे हैं, पूरा बात कहे भुला गए हैं, आधे लाइन याद है, कहे पूरा देंगे, बस हमको हो गया, हम आवेदन दे दिए, अब हमको 2-4 करोड़ रुपया भेज दें, अब फिर विधायक बन जाए और उसके बाद आकर हम बिहार सुधार देंगे। तो मेरे भाई ऐसी बात नहीं है। आप में अगर क्षमता है तो आप पैसे की वजह से किसी बालू माफिया शराब माफिया से हारिएगा नहीं। बात ये उस मंशा को देखिए कि पैसे की वजह से कोई पीछे ना छूट जाए। ये पैसा कमाने का जुगाड़ने का उपाय नहीं है, उतना हम लोग को समझ है, जांचने परखने की विधा है कि हम ये देख लेंगे कि आप पैसा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं कि सही में आपने काम किया है, आपके पास पैसा नहीं है इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे। लोगों को ये आगाह भी किया गया है कि कोई चुनाव चिन्ह पहले से प्रचार मत कीजिए। अभी जन स्वराज के नाम पर बाबा साहब और गांधी जी के पिक्चर पर ही जाकर प्रचार कीजिए, ताकि कल हो पीला रंग झंडा जो भी जन स्वराज का है, ताकि कल हो के जो भी चुनाव चिन्ह मिले आपको घर घर पहुंचाने में आसानी हो। आप जन स्वराज के नाम पर जो प्रचार करना है कर लीजिए, लोग जानेगा कि जन स्वराज का है तो कल चिन्ह भी जान जाएगा। इसीलिए ये भी तय किया गया है कि जहां तक हो सकेगा जून जुलाई तक प्रत्याशियों का निर्णय कर दिया जाएगा, ताकि चुनाव चिन्ह घर घर पहुंचाने में आपको दिक्कत ना हो, आपके पास 6 महीना का समय हो। विभाग खुला रहेगा कि नहीं, ये ठीक सवाल है, ये जवाब इसमें नहीं लिखा हुआ है। 11 तारीख के देखिए 31 तारीख तक ही था, फिर लोगों ने कोर कमेटी ने कहा इसको बढ़ाया जाए क्योंकि अनशन में फंस गए, ये हुआ वो हुआ। ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि भैया ये तो बढ़वे करेगा, संभव है बढ़े, हम जानते नहीं है, लेकिन आपने आवेदन दे दिया तो आपकी प्रक्रिया शुरू हुई, आप आगे रेस में निकल गए। तो देगा जून में अपना जून में जानेगा। ये भी कहा गया कि अब उसको फिनेंशियल पेनल्टी भी लगेगा। 11 तारीख के बाद अगर डेट बढ़ेगा तो उनको 5 गुना 10 गुना 20 गुना ज्यादा आवेदन शुल्क देना पड़ेगा। लेकिन ये प्रस्ताव कल आपको पता चलेगा, कल 16 तारीख को कोर कमेटी की बैठक है, उसमें इस बात को रखा जाएगा कि बढ़ाना है कि नहीं। जहां तक हमें लगता है कि बढ़ाने की संभावना नहीं है, लेकिन अगर बढ़ेगा तो उनको पेनल्टी भी लगेगी और वो रेस में आपसे पीछे भी होंगे। क्योंकि अगर आप कल से प्रचार अपना शुरू कीजिएगा, आप अभी से अपना बूथ कमेटी बनाने लगिएगा, अभी से आवेदन देने के नाम पर आप लिख सकते हैं कि आप संभावित प्रत्याशी हैं। जन स्वराज से झंडा बैनर पोस्टर आपको अभी से मिलने लगेगा। वो आदमी आएंगे फरवरी में, मार्च में आएंगे तो मार्च तक बैठे रहेंगे। आज जो पहले 500 लोग हैं उनको बुलाया गया है, तो बाद में एप्लीकेशन दिया उनको बाद में बुलाया जाएगा। कहते हैं कि बस में हम लोग बैठते हैं, भागते भागते पहुंचते हैं बस स्टैंड पर, बस में घुसे, जैसे ही बस में बैठे तो कंडक्टर कह रहे रुको भाई, गाड़ी थोड़ा हिलाता है बढ़ाता नहीं है, गर्मी से परेशान है आदमी, कह रहे भाई जल्दी खोलो जल्दी खोलो। और वो सोच रहा है और पैसेंजर भर ले, तो पार्टी तो ये चाहती है कि और आदमी गाड़ी में बैठे, और आप तो बस में बैठ गए, आप सोच रहे हैं हम बैठ गए हम जल्दी है ना भाई। आप ऐसा है कि जो बस में बैठ गया सीट पर वो सोच रहा है कि अब तुरंत खोलिए बस, अब किसी को मौका ना मिले। और जो बाहर बैठा है कह भाई रुक जाओ भाई हम भी चलने वाले हैं। तो लेकिन उसका एक कट ऑफ बना हुआ है, जब घोषणा ही हो जाएगी जून जुलाई में, तो उसके बाद मेन जो इस तरह के विधायक भागते हैं वो तब कि भैया भाजपा में नहीं मिला तो इधर आ गए,
या राजद से टिकट कट गया इधर आ गए, तो जब हम लोग जुलाई में ही घोषणा कर देंगे तो उस समय तो दूसरा दल घोषणा करेगा नहीं, तो जो आ गया तो बस में पहले बैठ गया, खुल गया बस लेकर और छूट गया। अभी से लेके जून तक एक बार हमको बुलाने का आपको अवसर है, लिखा हुआ है। आप अपने क्षेत्र में एक सभा में हमको बुला सकते हैं, हमारी बाइंडिंग है कि आप आवेदन दिए हैं तो हमको आना ही है आपके यहाँ, लेकिन समय और डेट ऐसा नहीं होगा भैया हमारा बाबूजी का पुण्यतिथि उस दिन आ जाएगा। आप अपने हिसाब से बता दीजिए कि अभी से लेकर जून तक आप किस दिन कार्यक्रम करना चाहते हैं। हमारे ऑफिस से प्रयास किया जाएगा कि आपके क्षेत्र में एक दिन आ जाए, आपके यहाँ आ जाए, तो ये ना कहे भी आपके यहाँ इनके यहाँ नहीं है, इसलिए भैया इनको ज्यादा नंबर मिल गया। सारे अभ्यर्थी को ये स्वतंत्रता है, आप जितनी बड़ी सभा या जितनी छोटी सभा करना चाहते हैं वो डेट आप ले लीजिए। हम हमारी जवाबदेही है कि हम आपके यहाँ जाएंगे और अपनी ओर से आपके लिए अच्छी बात कह के आएंगे। बाकी अब आप पर जो उम्मीदवार हैं, अभ्यर्थी जो हैं, वो चाहें, अगर चाहें तो आप अपने क्षेत्र में सभा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि वहां आऊं। अगर आपको लगता है कि मेरे आने से कोई फायदा है तो वो करा लीजिए, और अगर नहीं लगता है तो आप अपने दम पर कीजिए, क्यों हमारी सभा कराइए तो आपका खर्चा होगा, वो भी आप देख लीजिए। सर मेरा नाम आदमी की राजनीतिक पृष्ठभूमि वैसी नहीं है जो ट्रेडिशनली समझी जाती है, आपका कंपटीशन भी वैसे ही। और 10 बिंदु में एक ही बिंदु तो राजनीतिक पृष्ठभूमि है। किसी ने पूछा चुनाव लड़ने लड़ाने की बात, तो मैं भूल गया था भाई, वो सिर्फ विधानसभा ही नहीं, पंचायत किसी भी तरह के चुनाव में आपकी अगर कोई भूमिका है, एक्सपीरियंस है तो उसको काउंट किया जाए। वो घबराइए, लोगों ने मेरी ओर से आवेदन भरने की अनुमति मांगी है और कहीं से कोई आवेदन दिया नहीं। चाहते हैं कि दूसरी जिम्मेवारी से कर दिया जाए तो आपको कर दिया जाए, कोई जल्दी नहीं, कोई दबाव नहीं, लेकिन उसमें एक पॉइंट ये भी है कि जन स्वराज में आपका योगदान कितना है। अगर आप जिला अध्यक्ष हैं, अगर आप प्रखंड के अध्यक्ष हैं, प्रभारी हैं, कोर कमेटी में मेंबर हैं, तो नंबर आपको ज्यादा मिलेगा वहाँ। इसलिए आपको देखना है कि आप दोनों काम रखना चाहते हैं कि वो छोड़ना चाहते हैं। एक बात आपने कही कि हम उसमें प्रत्याशी के चयन में रहेंगे कि नहीं, तो आप जैसे अनुमंडल में हैं, वहाँ 2 विधानसभा है, तो आप अपने में जहाँ प्रत्याशी उसमें नहीं रहिएगा, बाकी में रहिए। चुनाव हो रहा है उसमें नहीं रहिएगा। हाँ सर, मैं राज में वहाँ पर 2 विधानसभा है, तो दूसरे वाले में बैठिएगा, पहले जिसमें आप आवेदन दीजिएगा उसमें नहीं बैठिए। पार्टी के कई कार्यक्रम चल रहे हैं, अगर आप निर्दलीय तो चुनाव लड़ नहीं रहे हैं तो जन स्वराज के अपने कार्यक्रम चलेंगे, जन स्वराज के नेता आ सकते हैं, रैली हो सकती है, आपकी मर्जी है उसमें शामिल होना चाहते हैं कि नहीं होना चाहते। आप उसमें शामिल होइएगा तो उसके बदले ही नहीं कह सकते कि बड़ा एहसान कर दिया। अगर जन स्वराज की कोई मोटरसाइकिल यात्रा चल रही है या महिला संवाद चल रहा है, कर्पूरी संवाद चल रहा है, तो भाई उसमें अगर आप शामिल होते हैं तो आपका ही नाम बढ़ रहा है, और अगर आप नहीं शामिल हो रहे हैं तो उसके लिए आप पर कोई दबाव भी नहीं। जन स्वराज में किसी पर दबाव नहीं है कि आपको खाना खिलाना है कि रहमाना है, लेकिन अगर आप स्वेच्छा से कुछ योगदान करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। उसके बदले में आकर हमसे आप ये नहीं कह सकते हम लिट्टी चोखा खिलाए, हमको टिकट दिलवाइए। हेलो सर, प्रमुख है हमारे प्रमुख भी है ये। आप मोटरसाइकिल यात्रा चल रही है, मान लीजिए कि आपने कुछ व्यवस्था की, वहाँ मोटरसाइकिल यात्रा पहुंची नहीं पहुंची हमको जानकारी नहीं है, वहाँ पर लोकल स्तर पर बात कर लेते। आपको इतना कमजोर आदमी तो है नहीं। सर हम लोग बात किए थे, कोलार में टीम था, तो कोलार में लोग सभा किया है, कोलार में सभा हुआ, उसके बाद में घुस गए हमारे यहाँ चिनारी में, तो चिनारी में उधर हम लोग जहाँ व्यवस्था नहीं, चिनारी लोग नहीं गया। मूल्यांकन के 5 महीने में अगर आप चाहते हैं कि हमारा कार्यक्रम अपने क्षेत्र में कराना चाहते हैं तो उसके लिए मेरे ऑफिस में फोन करके समय ले लीजिए। 91-216 पर आपको समय देने का प्रयास हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। या जेल में चले जाएं, एक ही बार चारों चीज कैसे होगा। लोग ये कह रहे हैं भैया मिलना भी जरूरी है, हमारे क्षेत्र में आइए वो जरूरी है, कोई कह रहा है पदयात्रा जरूरी है, कोई कह रहा है बैठक जरूरी है, लड़के कह रहे हैं भैया अनशन पर फिर से बैठ जाइए। मेरे भाई कोई एक ही काम तो कर सकते हैं। अभी ये तय किया गया है इस आश्रम से जो पूरी व्यवस्था चुनाव की बनानी है उसको बना दिया जाए, संगठन को खड़ा करके सक्रिय कर दिया जाए, और अगले 45 दिन में हर अनुमंडल में कम से कम एक बड़ी जनसभा कर दी जाए।
15 अप्रैल तक वो कर देंगे। उसके बाद कोशिश करेंगे कि पदयात्रा को फिर से शुरू किया जाए। 3 पन्नों की मार्गदर्शिका अभी आपको नहीं दे रहे हैं, अभी आपके व्हाट्सएप पर जाएगा। कोशिश कीजिएगा कि इसका प्रिंट कॉपी भी आपको मिल जाए, इसको बढ़िया से पढ़ लीजिए। इसमें 4 महीने आपको क्या करना है वो पूरा सुझाव बिंदुवार लिखा हुआ है। और फिर से दोहरा देते हैं, ये जो काम कीजिएगा तो अपने आप मापदंड वाले सूची में आपका नंबर हो जाएगा।